मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कड़ी हम ज्योतिष के बिल्कुल ही मूल आधार से लेकर शुरू कर रहे हैं। तो आज इसी आधार पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसकी ये पहली कड़ी है। तो जैसा कि आप सभी के मोबाइल में आप चाहें तो कोई सा भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान का नाम डालिए तो आपको अपने जन्म कुंडली दिख जाएगी। अब जन्म कुंडली के अलावा अगर आप ऐप को खोलेंगे तो उसमें कई विभिन्न पॉपअप मेनूज़ में आपको आयाम दिखेंगे, जैसे नौमांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, देन षष्ठ्यांश कुंडली। इसके अलावा उसमें पंचांग भी आपको मिलेगा, ग्रह मैत्री मिलेगा, बहुत सारे आपको उसमें मिलेंगे। ये बहुत आगे के स्तर की बात है। तो सबसे पहले हम केवल लग्न कुंडली की बात करते हैं। सामान्यतः जब हम अखबारों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर चंद्र के आधार पर आपका राशिफल होता है, यानी जो चंद्रमा की गति है उसके आधार पर वो लोग एक सामान्य फलन देते हैं। तो आपकी लग्न कुंडली में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी होगा। जहाँ पर लग्न होता है या तो वहाँ पर हिंदी का ऐप है तो लग्न लिखा होगा, अंग्रेजी का ऐप है तो एसेंडेंट लिखा होगा। अब एसेंडेंट या लग्न ये हमारे मुख्य है। हम सामान्यतः जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो हम लग्न के सापेक्ष बात करते हैं। चंद्रमा जहाँ पर होता है उसे हम राशि बोलते हैं, यानी चंद्रमा की राशि। लग्न की भी राशि होती है, चंद्रमा की भी राशि होती है और सूर्य की भी राशि होती है। तो चंद्रमा, सूर्य और लग्न ये तीनों मिलकर सुदर्शन कुंडली बनाते हैं। जब कभी भी किसी भी ज्योतिषी को किसी के बारे में कोई विश्लेषण देना होता है तो वो इन तीनों कुंडलियों को एक साथ देखता है। इसके अलावा एक और कुंडली है काल पुरुष की कुंडली, जिसे हम विष्णु भगवान की कुंडली बोलते हैं। काल पुरुष की कुंडली आपके जीवन के सामान्य आयामों को बिल्कुल दर्शाती है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि लग्न कुंडली है, जहाँ पर चंद्रमा है। अगर आप उसको पहला घर बना लें तो वो हो गया चंद्रमा की राशि कुंडली। जहाँ पर सूर्य अगर आप उसे पहला घर बना लें तो वो हो जाएगा आपका सूर्य कुंडली। इस तीनों के आधार पर आपकी कुंडली का एक निर्माण होता है। और जहाँ पर मेष लिखा है यानी 1 नंबर लिखा है वो आपकी हो गई कालपुरुष कुंडली। ध्यान रहे, सूर्य, चंद्रमा, मेष और लग्न, इनको आपको पहले जगह पे रखना है। फिर वहाँ से आप आगे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे करके 12 घर आते हैं। इन 12 घरों में कह सकते हैं आपको 12 राशियाँ दिखेंगी। मान लिया किसी की राशि जो है वो चंद्रमा की राशि मेष है लेकिन लग्न की राशि वृश्चिक है, सूर्य की राशि सिंह है, तो उसकी कुंडली में अलग अलग राशियाँ आएंगी हर एक कुंडली के लिए। तो यहाँ पर अगर हम पहले हम बात करेंगे केवल लग्न कुंडली की, जिससे अधिकतर सारे आयाम देखे जाते हैं। चंद्रमा का महत्व तो यह है कि चंद्रमा हमारा शरीर है। हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर की जो पूरी संरचना है उसमें कहीं ना कहीं माँ का योगदान होता है। तो जब हम शरीर के बारे में विश्लेषण करते हैं, रोगों की बात करते हैं, और फिर चंद्रमा हमारा मन भी है और हम मन से ही आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, मन से ही हमारा जीवन चलता है। तो चंद्रमा को हम अपनी मानसिक स्थिति के लिए, शारीरिक स्थिति के लिए और उससे संबंधित जब हम बाहरी दुनिया से जब इंटरेक्ट करते हैं तो जो हमारा साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है उसको समझने के लिए हम चंद्र कुंडली का अध्ययन करते हैं। सूर्य हमारे पिता हैं और सूर्य को ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो जब कभी भी रोगों की बात आएगी, मतलब अस्थायी रोग हों या अस्थायी रोग हों, वो कहाँ होंगे, क्यों होंगे और उन पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए हम सूर्य कुंडली देखते हैं। लग्न कुंडली तो इनवेरिएबली हर एक मामले में देखी जाती है। लग्न कुंडली के बाद ही नंबर आता है चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और कालपुरुष कुंडली का। अब मान लिया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग्न की कोई एक राशि होगी। मान लिया हम यहाँ पे लग्न की राशि मान लेते हैं कि कुंभ है। कुंभ का मतलब 11 नंबर। अब ये जो राशि है ये एक प्रकार का आपका माहौल है। यानी मान लिया पहली राशि आ रही है कुंभ, तो मतलब पहले यानी जब आप जन्म आपने लिया था, जन्म के समय बचपन में आपके लिए जो वातावरण था वो कुंभ राशि के अनुरूप रहा होगा। उस वातावरण में आप पले बढ़े होंगे। जैसे जैसे आप आगे भाव बढ़ते जाएंगे, आप 12वें भाव तक 10-10 साल के आप जोड़ते जाइए। हर एक 10 साल का जो समय होता है वो एक भाव लगभग निरूपित करता है और हम 120 साल तक की आयु को लेकर चलते हैं। अब आप जब पैदा हुए थे तो कहाँ पैदा हुए थे, वो क्या माहौल था, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो आपका लग्न का मालिक है वो कहाँ गया है। तो अगर हम बात करें तो ये कुंभ राशि का मालिक शनि होता है और राहु होता है।
तो इन दोनों ग्रहों में जो भी ग्रह बली है, आप उसके अनुसार जहाँ पर वो जाएगा उस राशि के अनुरूप वातावरण में आपका जन्म हुआ होगा। तो इस प्रकार जन्म के समय के बारे में अगर कोई ज्योतिषी बताता है तो वो इस आधार पर आकलन करता है। इसके बाद आती है राशि के बाद भाव। अब भाव, हर एक भाव, जैसे मैंने बोला पहला भाव आपका जन्म है, दूसरा भाव आपका 10 साल के आयु के बीच का पालन पोषण वो है, तीसरा भाव आपकी नर्सरी से आगे की एजुकेशन के बारे में है, 10 से 14 वर्ष की बात कर सकते हैं, चौथा भाव 14 से आपके 18 वर्ष की बात। इस प्रकार से हर एक भाव एक आयु खंड को निरूपित करता है। इसके अलावा हर एक भाव के कुछ अन्य कारक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपको कौन सा रोग होगा, तो बीमारी के लिए हम छठा भाव देखते हैं, यानी वो रोग जो हमको अक्सर होते रहेंगे या हमारे शरीर में एक सामान्य प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से हम परेशान रहेंगे, तो वह रोग कौन से हैं? वो रोग हैं आपके छठवें भाव में। अगर कोई पूछे कि भैया हमें कोई गंभीर रोग होगा कि नहीं होगा, तो गंभीर रोग के लिए आपको देखना पड़ेगा 8वां भाव। जिस भाव में कोई ग्रह है तो उस भाव में आपको कोई ना कोई चीज़ परिलक्षित दिखेगी। मान लिया कि आपको कोई रोग है, तो जो छठवें की राशि है वो आपके रोग का वातावरण बताएगी कि वहाँ पर आपको रोग किस प्रकार का होगा। मान लिया वहाँ पर राशि, छठवें भाव में राशि आ रही है सिंह की, तो सिंह राशि हमारे पेट को निरूपित करता है, हमारे जो नाभि हैं उसके ऊपर के अंगों को सिंह राशि बताता है। तो यानी आपको जो समस्या होगी वो नाभि के ऊपर के अंगों की होगी। अब वो समस्या किस अंग, मतलब नाभि के ऊपर तो बहुत सारे अंग हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वहीं पर हमारा पेट है, वहीं पर हमारा हृदय है, हृदय का निचला भाग है, फेफड़ा है, पसली है, रीढ़ की हड्डी है, पीछे का पीठ है। अब हमें समस्या कहाँ होगी, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस राशि में नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है। नक्षत्र के आधार पर उस राशि का मूलभूत ढांचा समझ में आता है। अब नक्षत्र के बाद उसमें समस्या कहाँ से आएगी, किस तरह की आएगी। अब मान लिया कि आपको हृदय का रोग की होने की समस्या है, आपका पाँचवें नंबर की राशि आपकी छठे भाव में आ गई, तो ये बताती है कि आपको नाभि के ऊपर के अंग में, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि नक्षत्र आधार पर आपका वो हृदय हो सकता है, यानी हृदय का निचला भाग। तो हृदय के निचले भाग में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आगे पीछे होता है, वहाँ पर पंपिंग एक्शन होता है। इसके बाद पीठ जो है उसमें रीढ़ की हड्डी वहाँ से गुजरती है, वहाँ पर बहुत सारे तंतु होते हैं। तो अगर यहाँ पर बुध ग्रह आ गया, तो बुध ग्रह ये दिखाता है कि आपको कोई ना कोई तंत्र की समस्या होगी। अगर शुक्र आ गया, तो शुक्र हमारा जलीय ढांचा है, तो ये बताता है कि जल संबंधी कोई समस्या हो सकती है, यानी द्रव्य संबंधी। तो हमारा रक्त क्या है? वो द्रव्य है, तो हो सकता है आपको हृदय में रक्त संबंधी समस्या हो, यानी आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया हो। अगर यहीं पे गुरु आ गया, तो गुरु कैविटी बताता है। कैविटी का मतलब है शरीर में जो, जैसे अब आपके हृदय का आकार है, तो किसी किसी के हृदय में छेद होता है, तो वहाँ पर अगर ऐसी बात है तो हो सकता है वहाँ इसकी समस्या आ जाए। अब वहीं पे शनि आ गया, तो शनि हमारी हड्डियों का कारक है, रीढ़ की हड्डी का कारक है, तो अगर शनि आ गया तो हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो उस पर्टिकुलर पोर्शन में। पोर्शन मतलब पाँचवीं राशि, यानी कि नाभि के ऊपर और वक्षस्थल के नीचे जो आपके निपल्स होते हैं, उनके नीचे के अंग जो है वो 5वें नंबर की राशि से देखे जाते हैं। तो अब यही छठा भाव रोग के मामले में ऐसे पकड़ते हैं। अब यही छठे भाव से आपकी नौकरी भी देखी जाती है, आपके वो काम देखे जाते हैं जो आप एक सेवा के रूप में करते हैं। नौकरी भी सेवा है, लेकिन वहाँ पर आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी सेवा करनी पड़ती है जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे हम अपने घर में अपने बड़ों की सेवा करते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब यहीं पर जो कोई ग्रह ऐसा आ गया जो ये दिखा रहा है कि वो पीड़ित है, किसी दूसरे ग्रह के दबाव में है, तो हो सकता है कि आप सेवा करें लेकिन आपको मेवा ना मिले, मेवा कोई दूसरा खाए, या आप मजबूरी में सेवा करें। मान लिया यहाँ पे मंगल आ गया, तो मंगल क्या है? मंगल हमारा क्रोध है, मंगल हमारे परिवहन है, चलना फिरना है, लड़ाई झगड़ा है, हथियार है। तो हो सकता है कि आपको इन क्षेत्रों में सेवा करनी पड़ी, आप सेना में चले जाएं। हो सकता है आपके हथियार की फैक्ट्री हो, या आप लड़ाई झगड़े में उस्ताद हों, कोर्ट कचहरी में जाके लोगों का झगड़ा निपटा रहे हों, नहीं तो पुलिस का डंडा लेके घूम रहे हों। तो मंगल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब छठे भाव से मंगल है, तो यहाँ रोग भी, हम अगर रोग की पकड़नी हो तो कौन सा रोग हो सकता है? मंगल हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब है कि आपका नाभि के ऊपर और निप्पल्स के नीचे का जो एरिया है, वहाँ पर हृदय है, लंग्स हैं, यानी हवा का जो आना जाना है वो बाधित हो सकता है। हो सकता है खून का आना जाना बाधित हो जाए, हो सकता है कि जो रीढ़ की हड्डी से आपके सिग्नल्स जा रहे हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वो बाधित हो जाए। तो इस प्रकार एक भाव से आपको कई चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या होंगी इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस भाव में राशि कौन है,
उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसका प्रभाव सबसे पहले आएगा। फिर उस ग्रह, उस राशि का जो अधिपति है, जैसे यहाँ मान लिया मैंने बताया कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि का अधिपति सूर्य है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य बैठा कहाँ है। जहाँ पे सूर्य बैठा है वहाँ की समस्याएं आपको यहाँ पर आएंगी, दिखेंगी। समस्या वहाँ से रहेगी लेकिन दिखेगी किस रूप में, जो ग्रह यहाँ पर बैठा है। इसके अलावा आपको नक्षत्र देखना होगा। नक्षत्र एक अंग को पिन पॉइंट करते हैं। जैसे मैंने बताया कई सारे अंग हैं, तो लंग्स खराब होगा, पसली में दिक्कत आएगी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी, आपकी वेंस में दिक्कत आएगी। इसके लिए नक्षत्रों को पकड़ना जरूरी है। तो इन सबको एक सम्मिलित रूप से हम मान के, यानी पहले भाव देखेंगे कि उस भाव से हमें पता क्या लगता है, फिर हम देखेंगे राशि, राशि उस वातावरण को बताती है, उस स्थान के बारे में। जैसे सिंह राशि क्या स्थान है, आपके नाभि और निप्पल के नीचे का हिस्सा, उसमें ग्रह बताता है कि वहाँ पर घटनाएं क्या घटेंगी, वहाँ पर किस एरिया में आपको, जैसे ग्रह एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड मतलब जो हमारे सामने दिखता है। जैसे कोई आदमी बहुत गंभीर है, लेकिन वो गंभीर अंदर से है या बाहर से है। वो बाहर से तब गंभीर दिखेगा जब कहीं पर वहाँ शनि का प्रभाव आ जाए, तो वो बाहर से भी आदमियों को गंभीर दिखेगा। हो सकता है वो अंदर से गंभीर हो लेकिन बाहर उसका आचरण ऐसा ना हो। तो ये इन सबको मिला के हम समझते हैं कि आपका किसी भाव में, जैसे मान लिया आपका कोई घर जानना चाहता है कि आपका घर कैसा है, तो आप देखिए चौथे घर में, मान लिया चौथे घर में गुरु की राशि आ गई। अब गुरु की राशि क्या है, गुरु मंदिर है, गुरु एजुकेशन है। धनु राशि जो धस्थल भी है, धनु राशि को ये भी बोला जाता है जहाँ पर धर्म के मामले में यानी कि सही गलत का निर्णय हो, यानी कोर्ट कचहरी भी है। तो इस प्रकार से आप उस यानी जहाँ पर आपका घर होगा वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा बड़ा। गुरु जो है परामर्श का, कंसल्टेंसी का कारक है, तो हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी संस्थान हो जो लोगों को कंसल्ट करती हो, गाइड करती हो। तो इस प्रकार से अगर कहीं गुरु के साथ उस गुरु की राशि में सूर्य आ गया तो सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हो सकता है कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव का बिल्डिंग वहाँ पर हो। जैसे मान लिया कि मेरा घर है, तो मेरे घर के पास में AKTU करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि उत्तर प्रदेश में सभी तकनीकी संस्थानों को नियंत्रित करती है, तो वो उसकी एक एडमिन बॉडी है। तो गुरु की राशि में सूर्य का आना या सूर्य का प्रभाव आना ये बताता है कि वहाँ ऐसी बिल्डिंग होगी। अब मान लिया यहीं पर केतु आ जाए, तो केतु क्या बताता है, केतु सर्जरी है, काट पीट है, काट छाँट है। केतु झंडा भी है, केतु ऊंचाई भी है। हो सकता है आपका घर किसी पहाड़ पर हो, या हो सकता है आपके घर के ऊपर झंडा लगा रखा हो आपने, या आपके बगल में घर में आसपास कोई बहुत प्रसिद्ध चीज़ हो। तो इस प्रकार से चौथे घर से, अब मान लिया आपका घर कैसा है, देखने में सुंदर है, बढ़िया है, घटिया है, तो घर का कारक कौन है, शुक्र। तो अब आप देखिए शुक्र कहाँ गया है, शुक्र जहाँ जाएगा उस अनुसार आपका घर होगा। अगर मान लिया शुक्र राहु के साथ चला गया, तो शुक्र और राहु का मतलब राहु बड़ा है, विस्तार है, या थोड़ा अटपटी सी चीज़ है, यानी आपका घर औरों से अलग होगा, अटपटा होगा, या आपका घर बहुत बड़ा होगा, या आपके घर के आसपास डिफरेंट वैरायटी के लोग होंगे। क्योंकि जो कुंभ राशि राहु है, राहु अपने कल्चर से अलग दिखाता है। यानी हो सकता है आप हिंदू हो, आपके घर के आसपास मुसलमान लोग रहते हो, या हो सकता है आप मुसलमान हो, आपके बगल में पंजाबी लोग रहते हो। तो आपके घर के आसपास का वातावरण कैसे पता लगेगा कि चौथा घर में राशि कौन सी है, उस राशि में ग्रह कौन सा है, उस ग्रह, उसके अलावा उस भाव को देख कौन रहा है, और उस भाव का स्वामी कहाँ गया है। और इसके बाद मुख्य आता है कारक। जैसे मैंने बोला घर का कारक कौन है, शुक्र है। छठे भाव में हम नौकरी देखते हैं तो उसका कारक शनि है। हम वहाँ पर रोग देखते हैं तो रोग का कारक भी शनि है। वहीं पर हम अपना संघर्ष देखते हैं तो उसका कारक मंगल है। वहाँ से हम कर्ज देखते हैं, उसका भी कारक मंगल है, यानी आप कर्ज कितना लेंगे या देंगे। तो इस तरह से एक भाव में आपको भाव से संबंधित क्षेत्र पता लगेगा, किस एरिया की बात हो रही है। उसमें जो राशि है वो बताएगी माहौल क्या है उस एरिया का। उसका जो ग्रह बताएगा कि वो माहौल आपको दिखेगा कैसे। उसके अलावा जो उसका स्वामी है वो बताएगा कि उसमें मेन इम्पैक्ट किस चीज़ का आएगा। फिर उसका जो कारक है वो बताएगा कि उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने बताया कि भाव, भावेश, कारक, भाव में स्थित ग्रह और भावाधिपति की स्थिति, इससे हम किसी एक भाव के बारे में कैसे जानते हैं। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि जो चंद्रमा है या जो सूर्य है या जो कालपुरुष की कुंडली की हमने बात की, उसको हम इसमें कैसे मिक्स करते हैं। जीवन बहुत एक कॉम्प्लेक्स थिंग है, तो इतना आसान नहीं कि हमने आपको एक लाइन में बोला आप अपना रोग पकड़ के बैठे। लेकिन हाँ, अगर आपके रोग की बात की जाए तो अगर छठवें भाव में कोई भी ग्रह है और छठवें में भी ग्रह है, और अगर हम कालपुरुष की बात करें तो वहाँ की राशि कन्या है, अगर कन्या राशि में भी कोई ग्रह है या कन्या राशि का छठे से संबंध बन रहा है या आपके लगने से संबंध बन रहा है
या शनि से संबंध बन रहा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आप रोग के लिए प्रोन हैं, क्योंकि सैटर्न रोग का कारक है। अगर आप अपने कर्मों में गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि शनि कर्म भी है, तो आप रोग को अपने साथ लेके आएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे एक सिंपल से आपने कुंडली देखी, ग्रह दिख गया, उसमें राशि दिख गई, उसमें शनि से कन्या का संबंध दिख गया, लग्नेश का संबंध दिख गया, तो आप डॉक्टर से समय समय पे सलाह ले लीजिए। जो प्री मेडिकल इंश्योरेंस होता है, प्री मेडिकल चेकअप होता है, उसके लिए आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, वहाँ कोई ग्रह नहीं है, उसका राशि अधिपति शनि से दूर है या अच्छे भावों में है, तो आपको रोग जो भी होगा आप उससे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लगेगा कि मैं तो इस बिस्तर पे आपको आना पड़ गया। इसके आगे हम चर्चा करेंगे अगली बार कि कैसे हम समझते हैं कि हमारा भाग्य या अन्य भाव कैसे आपस में इंटरेक्ट करके एक नई चीज़ बनाते हैं। आशा है ये साधारण भाषा में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, ऐसे ही सिंपल और सरल भाषा में आपको ज्योतिष का मूलाधार समझने में हम आपकी मदद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।